हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का प्रश्न संख्या 61 है। ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व का प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में विश्व का प्रथम गणतंत्र। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, वैशाली में। बिहार के वैशाली में विश्व का प्रथम गणतंत्र स्थापित था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। 16 महाजनपदों की सूची इनमें से किस ग्रंथ में उल्लेखित है? तो वह ग्रंथ है अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है, जिसमें अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्जी, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सुरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंपोज है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का युग कौन सा है? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुआ था? तो गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए विश्व प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बौद्ध धर्म के दर्शन के लिए। इसी के अध्ययन के लिए चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को क्यों लागू किया गया था? तो सैनिकों को सुगमता से भर्ती के लिए मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था को लागू किया गया था, यानी कि सैनिकों को आसानी से भर्ती होने के लिए। मनसबदारी व्यवस्था एक विशिष्ट प्रशासनिक व्यवस्था थी, जिसका प्रचलन मुगल शासक अकबर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, जिसमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। कथन में दिया गया है 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया, और कारण इसमें दिया गया है कि महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। अब दोनों में से वक्तव्यों में से इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है, ये देखना है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी है। दोनों ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार से ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो है मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। प्रथम मगध साम्राज्य का महता वास्तविक संस्थापक राजा बिंबिसार को माना जाता है, बिंबिसार को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। मगध की राजधानी कौन सी थी? मगध की राजधानी, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और सी दोनों दिया गया है, क्योंकि उदयन के शासनकाल में मगध की राजधानी पाटलिपुत्र थी, और जब इसकी स्थापना बिंबिसार के द्वारा किया गया था, उस समय इसकी राजधानी जो है राजगीर थी, यानी कि गिरिब्रज थी। तो गिरिब्रज की राजधानी जो थी वह बिंबिसार और उसके पुत्र अजातशत्रु के समय में था, और उसके बाद अजातशत्रु का पुत्र उदयन हुआ, जिन्होंने पाटलिपुत्र की स्थापना किया और उस अपनी राजधानी मगध को स्थानांतरित कर लिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ऑप्शन ई, क्योंकि इसमें प्रथम इसकी राजधानी कहाँ थी? गिरिब्रज थी, यानी कि राजगीर थी, और दूसरी राजधानी पाटलिपुत्र थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया था? नंद वंश के बाद मगध पर शासन करने वाला वंश मौर्य वंश था, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नंद वंश की स्थापना जो है शिशुनाग वंश का अंत करके की गई थी। नंद वंश में कुल 9 राजा हुए थे, अंतिम राजा इसमें घनानंद था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन किया गया है? तो वह है विशाखादत्त। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विशाखादत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को विशिष्ट रूप से वर्णन किया है। इसके द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस में इसका विस्तृत वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो वह था घनानंद, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल
मुख्यतः किसका बना हुआ था? पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किसका बना हुआ था? तो वह लकड़ी का बना हुआ था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? अष्टप्रधान, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शिवाजी ने किया था। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। शिवाजी ने राज्य के प्रशासन के लिए केंद्रीय स्तर पर अष्टप्रधान की व्यवस्था की थी, जिसके अंतर्गत 8 मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त किया था? दक्कन की विजय किस मौर्य राजा ने प्राप्त किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था, वह अभिलेख कौन सा है? जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो है वह पश्चिम भारत पर भी था। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख, जो कि गुजरात में है, जिससे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रभाव जो है पश्चिम भारत पर भी था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? तो वह क्षेत्र श्रीलंका था। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाटलिपुत्र में उसका आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? अशोक के शिलालेख में किस भाषा का उपयोग किया गया है? तो वह भाषा है प्राकृत। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। निम्नलिखित से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? यानी कि किस लिपि को दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो वह लिपि थी खरोष्ठी लिपि। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, खरोष्ठी लिपि। प्राचीन भारत में खरोष्ठी लिपि जो है दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैसन, प्रिंसेप, नॉरिस, लेसन, कनिंघम आदि विद्वानों को है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? अशोक के धम्म, इसका मूल संदेश क्या है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। क्योंकि अशोक का धम्म जो है एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें शिलालेख के माध्यम से संदेश देता है, अपासिन्वे बहुक्यान्वे दया दाने, सचे सचे मादे सधे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक धम्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान तथा धार्मिक सहनशीलता निहित है। इस प्रकार से ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, तो वह स्तंभ भाब्रू स्तंभ है, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, भाब्रू स्तंभ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। अपने शिलालेख में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेख में अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? तो उनको प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में, तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, राजनीतिक नीतियाँ। राजनीतिक नीतियाँ के ऊपर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र जो है वह किस विषय पर आधारित है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, क्योंकि उसमें विदेश नीति, शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, आर्थिक संबंध, ये तीनों नीतियाँ उसमें शामिल है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया है? तो मेगास्थनीज के अनुसार भारतीय समाज 7 श्रेणियों में विभाजित है, जिसमें पहला दार्शनिक है, कृषक, पशुपालक, कारीगर, योद्धा, निरीक्षक और सभासद। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख कहाँ किया गया है?
मौर्य साम्राज्य का 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख जो है किसमें किया गया है? तो मेगास्थनीज का पुस्तक इंडिका जो है इसमें मौर्य साम्राज्य को 7 वर्गों में विभाजन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88, पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, यह पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, क्योंकि इस पुस्तक का अभी तक कोई ज्ञात लेखक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89, वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है, वह पुस्तक जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह पुस्तक है इंडिका। मेगास्थनीज के द्वारा लिखा हुआ पुस्तक इंडिका में पाटलिपुत्र नगर का प्रशासनिक व्यवस्था का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90, पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था? तो वह था अशोक महान। अशोक महान ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया था। ऑप्शन बी यहाँ पे, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य यहाँ पे ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किया था, लेकिन मौर्य शासनकाल में मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने ही सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।